नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ संस्कृत और सौंदर्य का दूसरा भाग। तो चलिए देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनको नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षेप में, यह एक सौंदर्य बौद्ध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है। या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा जैसी सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्याभिज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रतिग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसीलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में जो पूर्व में की पुष्पलावी मुखानम करने वाले 26 छंदों में 26 छंदों में द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत करता है, जो संपत्ति परिश्रम से ही नहीं अर्जित की जा सकती है और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरे पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यान में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियाँ घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल गलान हो उठता है। गंडस्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उसके कानों के आभरण रूप में विराजमान नीलकमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके। परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भंग विलास और से अपरिचित आंखों से सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि शुच स्मिता किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। वहाँ तुम संचय का विचार देखोगे और वहाँ आत्मदान का सहज रूप प्रथम संस्करण में ये संकलित है। पुष्पवालियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के। कालिदास का सौंदर्य क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृत को भी संस्कार देने वाली यह एक परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बंधा यौवन वाली व तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइएगा ये तोड़ती पत्थर किसकी कविता है या किसकी कृति है। ठीक है, ये किसकी कविता है। इसीलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में बदल देने की बात बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में
चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांतिनिकेतन के इस संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छेद अंग बन गया था और छोटे छोटे से बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि उनके जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य श्रेष्ठ की बात उठती है तो वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते हैं। इस दृष्टि से विचार प्रवाह, अब विचार प्रवाह क्या, 1959 में संकलित जनता का अंतःस्पंद, ये शीर्षक है। ठीक है, शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राही का संवेदना उत्पन्न हो। वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। एक सत्यख्यातवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता है वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती है। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती है, भूखे भजन न हुई है गोपाला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति पूछ सकता है कि किस निबंध में है। किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो अजात सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मारती है और लुप्त हो जाती है। स्पष्टता यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतःस्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जात क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसीलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसीलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है कि वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लावण्य की परिभाषा में वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता है। जो सौंदर्य रूप नहीं है लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता है। इस शास्त्रीय परिभाषा में द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार क्या है कि उस भाव से चलित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता, ठीक है, अंतिम दिनों में क्या लिखा है, परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वो कहते हैं जो मनुष्य जिसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित उसके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूठा तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं, वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह ना तो संभव है ना वांछनीय, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। इसीलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदनी वृत्ति का
विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विज्ञान। अब किन कलाओं का चित्रण किया गया है? तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से, ठीक है, इन कलाओं का जिक्र किया गया है संस्कृत और सौंदर्य में। साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को संस्कृत साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर ललित मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि तुलसी कालिदास पर कालिदास की ललित योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं ललित शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते हैं। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उसकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता। उन्हें उस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार की किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य शिल्प, मूर्ति, चित्र, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसीलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने ललित चिंतन के भाव निर्माण का प्रयास किया है। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। ये आपने श्लोक पढ़ा भी होगा, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव ढंडिना पद लालित्यम मागे शंति त्रियोगुणा। कहते हैं उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए भारवी, पद लालित के लिए डांडी और माघ में ये तीनों गुण समाहित हैं। कहना चाहते हैं कि क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव चरित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है क्योंकि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया है, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांक सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकता है, जबकि देवा धीरोदत्ता एवं क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात्ता की भांति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है। तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप, अंत में आगमों में वर्णित। विश्व में अपनी सृजनात्मक शक्ति ललिता के प्रभाव मंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं, किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का श्रेष्ठा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी ललित मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी के यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की श्रेष्ठ विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों की विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी की ललित मीमांसा का तीसरा सूत्र है कि सौंदर्य का एक सर्जना है मनुष्य की सुरक्षा का परिणाम। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि ललित मीमांसा
के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार सुरक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव और शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति प्रकाशित होती है जो सौंदर्य कला और संस्कृत के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती है बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में क्या भाषा में मिथक और धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास है। विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बोल सकते हो। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित मीमांसा के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका संस्कृत और सौंदर्य निबंध जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपकी यूनिट 9 जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तैयारी करते रहिए अच्छे से। जितनी भी मैंने ये लाइनें हैं इनको अंडरलाइन किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप लिखते जाइए अच्छे से, इनको ध्यान दे करके पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।